थैंक यू थैंक यू। हाँ हाँ। दो दो टाइप का करंट था। एक था एक था कंडक्शन करंट, एक था हाँ डिस्प्लेसमेंट करंट। कंडक्शन करंट की वजह होती है चार्ज का फ्लो। ये चार्ज के फ्लो की वजह से पैदा होता है। और डिस्प्लेसमेंट करंट की वजह होती है वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरी करने से डिस्प्लेसमेंट करंट पैदा, कल देखा था ना हम लोगों ने। अब बोलो ना यार। कंडक्शन करंट को अगर तुम आईसी से डिनोट करोगे तो ये होगा डी क्यू बाई डी टी। और डिस्प्लेसमेंट करंट को अगर तुम आईडी से डिनोट करोगे तो ये होगा एप्सिलॉन नॉट टाइम्स डी फाई ई बाई डी टी। सही है, चलिए ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कि दोनों करंट्स की प्रॉपर्टी सेम होती है और दोनों करंट अमाउंट में सेम होते हैं। जैसे आपको याद होगा कि अगर ये दो प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर हैं तो बाबू अगर यहाँ कंडक्शन करंट पैदा हो रहा है 10 एम्पियर का, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक अरे डिस्प्लेसमेंट करंट ना आएगा और वो कितना होगा, वो भी 10 ही एम्पियर का होगा। तो जितना मैग्नेटिक फील्ड ये पैदा करेगा ठीक उतना ही मैग्नेटिक फील्ड ये भी पैदा करेगा। इसीलिए इसकी वजह से अगर यहाँ 10 टेस्ला आया था तो इसकी वजह से यहाँ भी 10 ही टेस्ला आया था। तो अमाउंट में ये दोनों बराबर होता है। और इस पर तो मेरे ख्याल से सीबीएसई ने क्वेश्चन भी पूछा है। ये सब बिहार बोर्ड का उतना फेवरेट नहीं। बिहार बोर्ड से क्वेश्चन पूछेगा तो बाद के टॉपिक से पूछता है, ठीक है। तो ये हमने तो शायद कल क्वेश्चन देखा था ना। कह रहा है चार्जिंग करंट है 0.25 एम्पियर, तो डिस्प्लेसमेंट करंट कितना होगा। इसका मतलब ये बताना चाह रहा है कि कंडक्शन करंट अगर 0.25 है तो डिस्प्लेसमेंट करंट कितना होगा, 0.25 ही होगा। ये सब हम लोग देख रहे थे, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ से देखना है ना मैक्सवेल्स एम्पियर्स लॉ, ठीक है। तो मैक्सवेल ने एम्पीरियन एम्पियर्स सर्किटल लॉ में एक मॉडिफिकेशन की है। उन्होंने कहा कि ये जो हम लोग लिखा करते हैं क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट क्या डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई एनक्लोज, जो हम लिखते हैं ना उस आई एनक्लोज्ड में आईसी के साथ साथ आईडी भी आपको लिखना चाहिए। हो सकता है कहीं सिर्फ आईसी ही हो सकता है कहीं सिर्फ आईडी ही हो, बोलो, और हो सकता है कि दोनों भी हो, तो आपको दोनों लिखना चाहिए, ठीक है। अब आप बताइए कि इसको तो हम मान लीजिए कि बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आईसी को आईसी रहने देते हैं। इस आईडी को क्या हम एप्सिलॉन नॉट टाइम्स डी फाई ई बाई डी टी लिख सकते हैं क्या, बोलिए ना। और म्यू नॉट को आप अंदर भेजिए तो ये बी डॉट डी एल इज इक्वल टू होगा म्यू नॉट टाइम्स आई सी प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। ऐसा है क्या। अच्छा, आपको कुछ याद आ रहा है क्या कि हमने क्या नाम हुआ था वो, हाँ वही बात है। मैग्नेटिज्म की जब शुरुआत हुई थी तो हम लोगों ने रिलेशन पढ़ा था एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट का। हाँ, तो वो कुछ ऐसा आया था C इज इक्वल टू 1 अपन अंडर रूट म्यू नॉट टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। याद आया, अरे याद आया। दोनों साइड स्क्वायर करो तो ये हो जाएगा C स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपन म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। बोलो, ऐसा हो जाएगा। और ना पलट दो, तो पलट दोगे तो क्या हो जाएगा म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1 अपन कितना C स्क्वायर। तो इस म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट की जगह पे, खैर बाकी सबको तो पहले हम लोग छाप लें, म्यू नॉट आई सी प्लस क्या 1 अपन C स्क्वायर लिख सकते हैं और ये हो जाएगा डी। अच्छा एक और बात है, सुनो एक मिनट, ये आखिर है क्या, ये छोटा सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही ना है, बोलो।
तो छोटे से इलेक्ट्रिक फ्लक्स को यानी कि बाबू डी फाई को हम लोग ई डॉट डी एस नहीं लिख सकते हैं? इसी को ना जब इंटीग्रेट कर देते हैं तो टोटल फ्लक्स मिल जाता है। तो इस छोटे से इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जगह पे अगर हम चाहें तो ई डॉट डी एस भी लिख सकते हैं, और नीचे में तो खैर डी टी रहेगा ही। अब देखिए ये एक ऐसा रिलेशन आया जिसमें ध्यान से देखिए तो मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है और स्पीड ऑफ लाइट भी है ना। तो इस मॉडिफिकेशन के बाद ऐसा पता चला कि इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और ऑप्टिक्स, स्पीड ऑफ लाइट के बारे में कहाँ पढ़ते हो? ये तीनों आपस में बहुत ही क्लोजली रिलेटेड है। दिस इक्वेशन शोज दैट मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी एंड क्या ऑप्टिक्स आर वेरी क्लोजली रिलेटेड। और इन्हीं मॉडिफिकेशंस के बाद ये पता चला कि ऑप्टिक्स में हम लाइट के बारे में पढ़ते हैं ना, लाइट कुछ और नहीं, ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। बोलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड से आया, मैग्नेटिक फील्ड से आया, अरे है ना। तो लाइट कुछ और नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, ठीक है। हाँ, अब मैक्सवेल का ये जो प्रपोजल था, मतलब ये जो मॉडिफिकेशन था, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की थियरी के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट की तरह यूज किया जाता है। बोलो ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की थियरी में ये जो प्रपोजल है उनका, वो बेसिक कॉन्सेप्ट की तरह यूज किया जाता है। मैक्सवेल ने एक्चुअली 4 इक्वेशंस को इकट्ठा किया, जिसको हम लोग मैक्सवेल्स इक्वेशन के नाम से जानते हैं। और कमाल की बात है कि चारों में से कोई उनका खुद का इक्वेशन नहीं है, वो सब कहीं कहीं से उठा के जमा कर दिया। जिसमें पहला था द वेरी फेमस गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, विच इज क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। दूसरा है द लेस फेमस गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, जो कहता है क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एस बराबर कितना, पढ़ा है हम लोगों ने ये, तेरे की किसी भी क्लोज्ड सरफेस से होके नेट मैग्नेटिक फ्लक्स हमेशा कितना जाता है, 0 जाता है। ये मैं आपको याद दिलाता हूँ, हमने कैसे देखा था। जैसे मान लीजिए कि ये कोई मैग्नेट है, ये एन है और ये क्या है, एस है। तो बाबू कहने का मतलब है कि इसमें देखो, तुम लोग फिर भी ठीक हो यार, तुमसे ज़्यादा सुबह वाला है सब। सुबह बस एक लेके आया था, तुम्हारे में तो फिर भी 3 लोगों ने लाया है, और तुम लोगों से अच्छा 11th क्लास वाला है। ठीक है, हाँ चलो इधर देखो। तो क्या होता है, शांत रहो। अरे ऐसा ही ना होता है, नॉर्थ में से निकलता है, बोलो एक आध और बना लो, नॉर्थ में से निकलता है, साउथ में जाके एंटर करता है। तो आप कहीं भी एक क्लोज्ड सरफेस लीजिए, जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ ले लिया, तो आप ये फाइंड करेंगे कि जितना जा रहा है ठीक उतना ही वापस आ जा रहा है। इवन आप यहाँ पर भी ले रहे थे, याद है? तो ये जितना निकल रहा है, देख रहे हो, तुमको नहीं लग रहा है वो फिर वापस भी आ जा रहा है? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी होती है कि वो हमेशा क्लोज्ड लूप फॉर्म करती हैं, मतलब वो अगर जा रही हैं तो उनको लौट के आना भी। इसीलिए आप कहीं भी क्लोज सरफेस लीजिएगा, हमेशा मैग्नेटिक फ्लक्स कितना आएगा, 0, जितना जाएगा उतना वापस आ जाएगा। तो यहाँ से हमने कंक्लूजन निकाला था कि नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज ऑलवेज कितना, 0। तो ये दूसरा इक्वेशन हो गया। तीसरा इक्वेशन ये है, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एल इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी फाई बी बाई डी टी। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये तो तुमको पता ही नहीं होगा ये क्या है। पता है क्या? कौन हाथ उठा के बताएगा ये क्या है? पढ़ा है हम लोगों ने, लेकिन एग्जैक्टली इसी तरीके से मैंने नहीं बताया है।
इसीलिए तुमको पता ही नहीं होगा क्या है ये। जैसे ये गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स था, ये गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म था। ये क्या है, कौन सा लॉ है? ये भी कोई लॉ है, फैराडेज एंड लेंज लॉ है। सही पकड़े हो, ये फैराडे एंड लेंज लॉ है। अब देखो फैराडे या फिर लेंज लॉ में मेनली तो फैराडे लॉ ही है, लेंज लॉ तो डायरेक्शन खाली हमको बताता है। क्या पढ़ा था हमने? ईएमएफ इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी फाई बाई ए। तो कौन सा फाई? मैग्नेटिक फ्लक्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विथ रेस्पेक्ट टू टाइम जो होता था वो उसका नेगेटिव ईएमएफ के बराबर होता था कि नहीं? और ये माइनस साइन जो था वो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग आता था। लेंज कहते थे कि जो ईएमएफ पैदा होगा वो चेंज इन फ्लक्स का अपोज करेगा। तो सवाल है कि सर हमने तो ऐसा पढ़ा था, यहाँ तो कुछ और लिखा हुआ है। हाँ सर, इधर वाला तो सेम दिख रहा है, लेकिन इधर में ईएमएफ था और इधर में ये आ गया। तो क्या ये ईएमएफ लिखा हुआ है? ये ई डॉट डीएल का क्लोज इंटीग्रेशन क्या ईएमएफ है? अगर ये ईएमएफ नहीं है तो फिर ये फैराडे लेंज लॉ है ही नहीं। तो मैं बताऊं है, कैसे समझाता हूं। याद करो वो दिन जब हमने देखा था डीवी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ई डॉट डी आर, और मैंने कहा था कि मैं लफ्ज ढूंढता रह गया था कि बता सकूं कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, लेकिन मिला नहीं था। आपको याद है मैंने कहा था कि बहुत सारा दुख ये अकेले दूर कर देता है। देखिए आज इतने दिन के बाद भी हमको एक दुख हुआ, देखिए दूर करने आ गया। बताइए ई डॉट डी आर, बोलो। हाँ, के सामने अगर माइनस लगा हुआ है तो एक्चुअली में क्या है? अरे क्या है ये? पोटेंशियल डिफरेंस, छोटा सा पोटेंशियल डिफरेंस, जिसमें मान लीजिए कि इधर हमने एक छोटा सा डी आर ले लिया, इधर मान लीजिए कहीं ई है और बीच का एंगल अगर थीटा है, तो आप ई डॉट डी आर करिएगा ना, तो आपको इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। आप समझे नहीं? पोटेंशियल डिफरेंस को आजकल हम लोग ईएमएफ के नाम से भी तो जान रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये छोटा सा ईएमएफ है। अब दोनों साइड अगर इंटीग्रेट कर दोगे तो छोटा छोटा ईएमएफ अगर जोड़ दोगे तो नेट ईएमएफ नहीं मिल जाएगा, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मिल जाएगा। तो बताओ इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर आपको क्या देगा? अरे क्या देगा? टोटल पोटेंशियल डिफरेंस देगा। तो थोड़ा ध्यान से देखो तो ये भी तो ई डॉट डी आर ही ना लिखा हुआ है, बस डी आर की जगह डीएल हो गया है। क्योंकि हम जो क्लोज्ड लूप लेते हैं, बोलो बाबू, उसमें अगर हम एक छोटा सा लेंथ ले तो हम इसको डी आर से ना दिखा के कैसे दिखाते हैं? डीएल से दिखाते हैं। तो अरे तो ये भी एक छोटा सा लेंथ है, ये भी एक छोटा सा लेंथ ही ना है। तो यहाँ का ई डॉट डी आर अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस दे रहा है तो यहाँ भी तो ई डॉट डी एल आपको छोटा सा पोटेंशियल डिफरेंस देगा। और अगर आप जितना छोटा 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 ई डॉट डी एल है सबको जोड़ दीजिएगा तो आपको टोटल पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा कि नहीं? टोटल पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब हुआ आपको टोटल ईएमएफ मिलेगा कि नहीं? तो मिला जुला के ये नेट ईएमएफ ही लिखा हुआ है। इस गोले का क्या मतलब हुआ कि आपको ये जो ई डॉट डी एल करना है ये किसके ऊपर करना है? एक क्लोज्ड लूप के ऊपर करना है। बोलिए ना। तो बस ये लिखा हुआ है नेट ईएमएफ ऑफ एनी क्लोज्ड लूप इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी, एंड ऑब्वियसली दिस इज नथिंग बट फैराडेज एंड लेंजेस लॉ। ठीक है। और आखिरी इक्वेशन वो जिसमें उन्होंने थोड़ा काम किया था जो है आपका मैक्सवेल एम्पियर्स लॉ, जो कि होता है क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू, अरे वही है म्यू नॉट टाइम्स आई सी प्लस आई डी लिखा हुआ है। बस वही आई डी की जगह मैंने एप्सिलॉन और डी फाई बाई डी टी लिख दिया है। अरे बोलो, ठीक है ऐसा है। ये चारों इक्वेशंस जो हैं, हालांकि हमको पढ़ना नहीं है, बस इतना ही जानना है कि ये चार इक्वेशन है जिनको मैक्सवेल ने इकट्ठा किया था। लेकिन ये चारों इक्वेशन जो हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की थियरी के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की थियरी के लिए चार पिलर्स का काम करती हैं। बोलिए कैसे काम करती हैं? ये हमको नहीं पढ़ना है, बस जान लेना है कि ये है। सही है, ठीक है। अगला कहता है
सवाल है, सीबीएसई ने पूछा है, बिहार बोर्ड यहाँ तक से सवाल नहीं पूछता है। हाँ, बिहार बोर्ड को समझ में नहीं आती सब हो क्या रहा है, समझ रहे हो? हाँ, हाउ इज द इक्वेशन फॉर क्या, एम्पियर सर्किटल लॉ मॉडिफाइड इन द प्रेजेंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। मतलब डिस्प्लेसमेंट करंट के प्रेजेंस में हम एम्पियर सर्किटल लॉ को कैसे मॉडिफाई करेंगे? अरे भाई, तो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होता है, बी डॉट डीएल होता है, और वो हो जाएगा म्यू नॉट टाइम्स क्या, आईसी प्लस आईडी। हो गया। ऐसे मॉडिफाई करेंगे कि जो हम करंट लिखेंगे उसमें कंडक्शन करंट के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट करंट भी ले लेंगे। लेकिन ये 2 नंबर का ना है, तो एक काम करिएगा, पकड़ के डिराइव कर दीजिएगा। डिराइव करके आईडी की वैल्यू ला दीजिएगा। अगर मतलब फुर्सत मिले तो, ना तो आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं और उसके बाद आईडी की जगह आप क्या लिख दीजिएगा, एप्सिलॉन नॉट d5/dt, फिर उसको अंदर लेके चले जाइएगा। मैंने 2-3 लाइन लिख दीजिएगा ताकि 2 नंबर दे दे आपको ना। ठीक, कह रहा है हाउ डज एम्पियर मैक्सवेल लॉ एक्सप्लेन फ्लो ऑफ करंट थ्रू अ कैपेसिटर व्हेन इट इज बीइंग चार्ज बाय अ बैटरी। अच्छा, ये कह रहा है कि कैसे एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ एक्सप्लेन करता है चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर थ्रू अ बैटरी ना जी। यानी शुरुआत आपको लॉ से करना है। तो लॉ क्या होता है, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम आई सी प्लस आई डी ना। तो इसमें उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फोटो बना देंगे। अब बोल देंगे इस लॉ के अकॉर्डिंग करंट 2 टाइप का होता है, जिसमें एक होता है कंडक्शन करंट और एक होता है क्या, डिस्प्लेसमेंट करंट ना जी। तो कंडक्शन करंट हो गया और यहाँ क्या आ जाएगा, और जो कि बराबर होता है, ऐसा कुछ बता देंगे हम लोग ना। कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट दोनों मिल के सर्किट को कंप्लीट कर देता है। बोलिए, तो ऐसे हम लोग बता देंगे, और क्या बता सकते हैं। फिर आगे बोलता है, 2 नंबर का ये भी सवाल है, राइट द एक्सप्रेशन फॉर क्या, डिस्प्लेसमेंट करंट इन टर्म्स ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ठीक है, डिस्प्लेसमेंट करंट होता है एप्सिलॉन नॉट टाइम्स डी फाई ई बाई क्या, डी टी। ऐसे ठीक है, 2 नंबर का मिल जाएगी। ये कहता है डिफाइन डिस्प्लेसमेंट करंट, डिफाइन कर सकते हैं, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस डिस्प्लेसमेंट करंट। हो गया। व्हाट रोल डज इट प्ले व्हाइल चार्जिंग अ क्या, कैपेसिटर बाय डीसी सोर्स। ये क्या रोल प्ले करता है चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में डीसी सोर्स से। तो बता दीजिएगा कि ये कहाँ आता है, का बीच में का मतलब हुआ कैपेसिटर के, हाँ, तो ऐसा कहिएगा कि ये कैपेसिटर्स के प्लेट्स के बीच में आके सर्किट को कंप्लीट कर देता है। इसका यही रोल है, जिसकी वजह से जितना मैग्नेटिक फील्ड यहाँ होगा उतना ही मैग्नेटिक फील्ड यहाँ भी पाया जाता है। हो गया। इज द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट सेम एज दैट ऑफ कंडक्शन करंट। क्या डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू कंडक्शन करंट की वैल्यू के बराबर होती है? यस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या, वेव्स। ठीक है, गुड। सुनिएगा ध्यान से। कह रहा है कपल्ड, कपल्ड का मतलब समझते हो? हाँ सर, यही तो हम लोग समझते हैं, बाकी सब तो सर भगवान भरोसे। कपल का क्या मतलब होता है, जोड़ा होता है। हाँ, कपल्ड टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड क्या, मैग्नेटिक फील्ड। मतलब जोड़ा में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आएगा, और वो समय के साथ वेरी करता रहेगा, माने कभी बढ़ेगा तो कभी घटेगा, और वो प्रोपगेट करेगा स्पेस में। मतलब मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेरिएशन है वो स्पेस में प्रोपगेट करने का मतलब हुआ आगे बढ़ना, मूव करना, समझिए ना, मूव करेगा। उसी को बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। चलिए मैं आपको समझाता हूं। होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ कोई सोर्स है लाइट का, लाइट मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मान लो निकल के इधर गया, का मतलब हुआ लाइट निकल के गया। अभी इसी में से लाइट निकल रहा है ना, चारों तरफ जा रहा है।
तो लाइट निकल के गया। तो अगर लाइट इस डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो इसके साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन भी आगे बढ़ता हुआ आपको दिखेगा। माने होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे चेक करें तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और लाइट अगर इस डायरेक्शन में है, यानी अगर एक्स डायरेक्शन में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में होगा और मैग्नेटिक फील्ड जेड डायरेक्शन में होगा। मतलब तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो होगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड पहले बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम होगा, फिर घटते घटते जीरो होगा, फिर नीचे की तरफ बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम होगा, फिर घटते घटते जीरो होगा, फिर ऊपर की तरफ बढ़ते बढ़ते, यानी हम कह सकते हैं कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन हो रहा है। ये ऑसिलेशन ना सिर्फ इस पॉइंट पे होता है, बल्कि यहाँ भी हो रहा होगा, यहाँ भी हो रहा होगा, यहाँ से लेकर जहाँ तक लाइट जाएगा हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा होगा, ऑसिलेट कर रहा होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा होगा। अरे बोलिए ना, जैसे लाइट अगर इधर जा रहा है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन इस डायरेक्शन में होगा, ऐसे ऐसे करके होगा, और मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन ऐसे ऐसे करके होगा, और तब ये लाइट आगे की तरफ बढ़ रहा होगा। अरे बोलिए बोलिए, चलिए ठीक है। तो अगर आप इसको विजुअली देखना चाहते हैं तो ये कुछ इस टाइप से आपको दिखेगा। यहाँ एक सोर्स ऑफ लाइट है, आपको दिखाई दे रहा है क्या? चलिए ठीक है। क्या आपको इसमें से ये ब्लू कलर का कुछ निकल के आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है? ऐसा लग रहा है कि कुछ आगे बढ़ रहा है। क्या आपको ये रेड कलर वाला कुछ आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है? और ये लोग किस डायरेक्शन में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं? एक्स एक्सिस में। तो हम बोलेंगे कि लाइट का जो प्रोपगेशन हो रहा है, लाइट का जो मूवमेंट है वो किस डायरेक्शन में? एक्स की तरफ है। अब आप बताइए, ये जो ब्लू कलर वाली चीज है ये क्या है बताइए? इलेक्ट्रिक फील्ड। आप देख रहे होंगे कभी मैक्सिमम हो रहा है, कभी जीरो है, नेगेटिव में मैक्सिमम जीरो, पॉजिटिव में मैक्सिमम जीरो, नेगेटिव में आप समझ रहे हैं? ये हर जगह हो रहा होगा। यहीं पे आप देखिए ना, यहीं पे देखिए, देखिए पॉजिटिव में मैक्सिमम जीरो, नेगेटिव में मैक्सिमम जीरो, पॉजिटिव में आप देख रहे हैं, कहीं भी देखिए, आप यहीं पे देखिए, ये देखिए मैक्सिमम, फिर नीचे जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे जा रहा है, नहीं जा रहा है, हर जगह यही हो रहा है। अरे बोलिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन किस डायरेक्शन में हो रहा है? वाई डायरेक्शन में। और मैग्नेटिक फील्ड के साथ भी देखिए यही हो रहा है। ये देखिए पॉजिटिव मैक्सिमम, नेगेटिव मैक्सिमम जीरो, पॉजिटिव मैक्सिमम जीरो, नेगेटिव मैक्सिमम जीरो, हो रहा है यही। अरे बोलो। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन किस डायरेक्शन में हो रहा है? जेड डायरेक्शन में। यानी तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। क्लियर है? चलिए, ये तो थोड़ा आगे बढ़ रहा है ना, तो इसका मैंने एक स्क्रीनशॉट यहाँ ले लिया है ताकि मैं एक चीज बता सकूं आपको कि लाइट के प्रोपगेशन का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा ई क्रॉस बी के डायरेक्शन में आएगा। वो हमेशा कहाँ आएगा? ई क्रॉस बी के डायरेक्शन में आएगा। यकीन ना हो तो आइए हम लोग देखते हैं। बताइए, इस केस में कहीं पे भी पकड़िए, कहीं पे भी, कहाँ, यहाँ देखा जाए, यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है बताओ? यानी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस में, ये रहा, दिस इज पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड। पेनवा दीजिएगा। तो ये है। अब आप बताइए ई क्रॉस बी किधर आएगा? एक्स की तरफ आया कि नहीं? यानी यही तो है प्रोपगेशन ऑफ लाइट का डायरेक्शन। चलिए कहीं और देखा जाए, यहां देखा जाए, ये देखिए, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है? नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस में। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ जेड। एक बार फिर से ई क्रॉस बी देखा जाए तो ई है नीचे, बी है उधर, ई क्रॉस बी आएगी नहीं। यानी किसी भी पॉइंट पे ई क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होगा वो हमको लाइट कहिए चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहिए, उसके प्रोपगेशन का डायरेक्शन। और ये बिहार बोर्ड का बहुत फेवरेट चीज है, हर 2 साल में एक बार पूछता है कि लाइट के प्रोपगेशन का डायरेक्शन किधर होता है? बोलेगा ई की तरफ होता है, बी की तरफ होता है, ई क्रॉस बी की तरफ होता है कि बी क्रॉस ई की तरफ? बोलो। ई क्रॉस बी की तरफ होता है। क्लियर है? चलिए बढ़िया है। एक और बात सुनिए, आप देख रहे होंगे कि जिस समय, लीजिए, जिस समय इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो रहा है, आप समझे नहीं, फिर से देखिएगा ध्यान,
हाँ देखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम तो मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो। मतलब देखिए ना, एक साथ मैक्सिमम एक साथ जीरो, एक साथ मैक्सिमम एक साथ जीरो, एक साथ मैक्सिमम एक साथ जीरो, एक साथ, ये तुमको समझ में आ रहा है? तो एक साथ मैक्सिमम और एक साथ जीरो और एक साथ मिनिमम अगर कोई हो रहा हो, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है सेम फेज में होना, फेज डिफरेंस का जीरो होना। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि वेव के प्रोपगेशन के दौरान इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड सेम फेज में ऑसिलेट करते हैं। मतलब एक साथ वो मैक्सिमम होंगे, एक साथ वो जीरो होंगे, एक साथ वो मिनिमम होंगे। सही है? एक और बात सुनिए, हाँ देखिएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कुछ 10 न्यूटन पर कूलम, 50 न्यूटन पर कूलम। मैग्नेटिक फील्ड भी कुछ होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम तो मैग्नेटिक फील्ड भी। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो आपको स्पीड ऑफ लाइट का मैग्नीट्यूड देगा। जो भी मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आप ऊपर रख दीजिए, और जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा जस्ट उसी जगह पे, अभी ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड हम यहाँ का ले रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड हम यहाँ का ले, नहीं, किसी भी पॉइंट पे और किसी भी टाइम पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो होगा वो आपको स्पीड ऑफ लाइट का मैग्नीट्यूड दे देगा। माने स्पीड ऑफ लाइट दे देगा, स्पीड बोल दिया तो वैसे ही मैग्नीट्यूड हो गया। अच्छा, अब बोलिएगा कि सर जरूरी है यहाँ, तो जरूरी नहीं है। आप यहाँ पर भी, आप यहाँ पर लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड, थोड़ा छोटा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी तो छोटा है, आप नहीं ना समझे? फिर आप रेशियो लीजिएगा तो वही आएगा, क्योंकि जितना इलेक्ट्रिक फील्ड छोटा होगा ना उसी अमाउंट से मैग्नेटिक फील्ड भी छोटा होगा। और रेशियो देखा जाए तो जैसे 100 और 50 का रेशियो क्या है? 2। तो 50 और 25 का भी रेशियो क्या है? 2 ही है, वही होता है यहाँ। तो किसी भी पॉइंट या किसी भी टाइम पे E/B जो होगा वो हमको क्या देगा? C देगा। तो वो बात यहाँ पर लिखा हुआ है कि एट एनी इंस्टेंट रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड हमको क्या देता है? एक क्या देता है? स्पीड ऑफ लाइट देता है। सही है? और यहाँ क्या लिखा हुआ है कि इन प्रोपोगेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट इन क्या? सेम फेज। वो सेम फेज में ऑसिलेट करते हैं। तुम कहाँ ऑसिलेट कर रहा है? नींद लग रहा है? बोलो, पानी पिएगा? पीड़ू किया ऐसा ही दे देंगे। ठीक, देखो देखो देखो, इधर देखो, इधर और देखो कौन है वो। 15 में, 17 में, 19 में, एगो 21 में गड़बड़ा गया है इसे ना बेचा। आता 21 में एग्जाम ना, बिहार बोर्ड तो एग्जाम ले लिया था, CBSE वाला लटका दिया। तुम लोग उसी प्रजाति का ना है? अच्छा, तुम लोग एग्जाम दिया है? अच्छा, पिछले साल वाला सब था बिना एग्जाम। अच्छा, तुम लोग 2 बार दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। अरे तो आंसर बताओ यार। प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोपगेशन किधर होता है? किसके डायरेक्शन में होता है? E/B के पैरेलल ना होगा तो कौन, क्यों C बोल रहे हो तुम? कौन C बोल रहा है? चलो ठीक है, ये हो जाएगा। सही है, चलिए। कह रहा है, अब देखो, अब CBSE कैसे सवाल पूछता है। वो पूछ रहा है कि डिपिक्ट द फील्ड डायग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेटिंग अलोंग एक्स एक्सिस। वो कह रहा है फोटो बना के दिखाओ। बन जाएगा फोटो? कैसा बनाओगे? तो ठीक है, तो हम दिखा रहे हैं कि एक्स एक्सिस में कौन जा रहा है? वेव जा रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन किधर होगा? वाई डायरेक्शन में होगा। थोड़ा इसको बड़ा बना दीजिए, अब क्या दिक्कत है? ये क्या बात है। ठीक है, और इसमें ना हम लोग एक चीज ये भी दिखा देंगे
अरे एक्चुअल में हमको इलेक्ट्रिक फील्ड ना दिखाना है, ये तो बाउंड्री है बस, ये कुछ है थोड़े, आप समझे नहीं। एक्चुअल में तो इलेक्ट्रिक फील्ड ना आपको दिखाना है जी, कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ ऊपर है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कहाँ है, तो ये जरूरी है दिखाना। ये तो बाउंड्री है कि हाँ बाउंड्री से घेर दिए कि हाँ इससे नीचे नहीं जाए, चाहे इससे ऊपर ना जाए, ठीक है। आपको तो फील्ड लाइंस ना दिखानी है, तो फील्ड लाइंस आप दिखा दीजिएगा। तो ये तो दिखा दिया आपने इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड कैसे दिखाए भाई? मैग्नेटिक फील्ड तो अब बाहर ना, ऐसा ना जाके फिर अंदर फिर बाहर, अरे वो तो ऐसे ऐसे ना कर रहा होगा, वो कैसे दिखाएं हम, वो कैसे दिखाएं? हाँ तो अब उसी में अब हम पता है क्या करेंगे, इस टाइप से कुछ कर देंगे। इस टाइप से दिखा देंगे और दिखा देंगे कि ये शांत रहो, ये एंगल कितना है, ये सब एंगल कितना है 90 डिग्री। हम ऐसा भी दिखा सकते हैं, ये सब एंगल कितना है 90 डिग्री है। नहीं समझ में आया? तो इस तरीके से हम फोटो दिखा देंगे, ऐसा करके हो जाएगा। सही है, चल ठीक। तो ये फोटो बनाइएगा तब जाके वो आपको कितना अच्छा ना। और इसने बता दिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को किधर रखना है, तो सही है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने वाई एक्सिस में रखा है, अब मैग्नेटिक फील्ड आपका किधर आ गया, जेड में आ गया, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, इन विच डायरेक्शन डू द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स ऑसिलेट इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेटिंग अलोंग एक्स एक्सिस। कह रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर एक्स एक्सिस में ऑसिलेट कर, सॉरी एक्स एक्सिस में प्रोपगेट कर रहा है, तो बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वाई में तो मैग्नेटिक फील्ड, सही है, बस हो गया। और क्या चाहिए बताइए, सीबीएसई बोर्ड है। व्हाट इज व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो बता दीजिएगा इट इज कपल्ड टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड विच प्रोपगेट्स इन स्पेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ऐसा फोटोआ भी बना देंगे, दिखा देंगे। कितना नंबर का है, 2 नंबर का है, तो थोड़ा हाँ सही में अब बिहार बोर्ड है, बिहार बोर्ड इतने में 2 नंबर दे देगा, लेकिन फिर भी फोटो बना दीजिएगा जबरदस्ती, जहां नहीं भी बन रहा होगा ना वहां भी बना दीजिएगा। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सुनिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक ही सोर्स होता है, और ये मैंने आपको जब आप पहली बार मुझसे 12th क्लास में मिले थे 2 अप्रैल को, उसी दिन मैंने आपको बताया था, उसी दिन पहली मुलाकात में मैंने आपको ये बता दिया। आपको याद है? कितने लोगों को याद है? हाथ उठाइए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे पैदा होता है। चलो ठीक, एक आदमी और, किसको याद है? देखो तुम लोग बताओ, लग रहा है हमारी पहली मुलाकात ठीक नहीं रही, हाथ गिरा दीजिए। और कोई नहीं, तुम और कोई? चलो मैं बताता हूं तुमको, सुनो और ध्यान से सुनो। अच्छा हाँ बता दो तुम बता दो पहले। जब चार्ज रेस्ट में होता है तो वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है, याद है? लेकिन जब चार्ज मोशन में आता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा करता है। लेकिन अगर चार्ज के पास एक्सेलरेशन भी आ जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी पैदा करेगा क्योंकि वो चार्ज है, मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा करेगा क्योंकि वो मोशन में है, और साथ ही साथ वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी पैदा करता है। याद करो, बताया था मैंने, अरे बोलो ना। हाँ ऐसा होता है, ठीक है। अब सुनिएगा, तो इसका मतलब हुआ कि सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है? एक्सेलरेटेड चार्ज। आपको कहीं भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पैदा करना है तो आपको चार्ज को लेना होगा और उसको क्या करना होगा? एक्सेलरेट कराना होगा। और सबसे अच्छा तरीका है कंटिन्यूअसली चार्ज को एक्सेलरेट कराने का, उस चार्ज को ऑसिलेट कराना।
क्योंकि ऑसिलेशन में या तो स्पीड बढ़ रहा होता है ना तो घट रहा होता है, यानी हमेशा एक्सेलरेशन होता है। बोलिए ना, अब लगातार स्ट्रेट लाइन में एक्सेलरेट कराओगे, अरे पॉसिबल ही नहीं है यार। कितना स्ट्रेट लाइन में लेके चार्ज को भागेंगे। बस पकड़िए, ऐसे ऐसे करना शुरू करिए। अब इससे चार्ज में एक्सेलरेशन भी आ गया और ये एक्सेलरेशन कंटिन्यूअस भी रहेगा। जितनी देर तक आप ऑसिलेट करिएगा इसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलता रहेगा। आप यकीन मानिए जहां कहीं भी लाइट निकल रहा है, अरे यार इसमें से लाइट निकल रहा है, आप यकीन मानिए उसके अंदर कोई ना कोई चार्ज होगा जो लगातार क्या कर रहा होगा, ऑसिलेट कर रहा होगा। समझ रहे हो, इसीलिए उसमें से लाइट निकल रहा है। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब सिर्फ लाइट नहीं होता है। लाइट तो वो होता है जो हमको दिखता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का रेंज बहुत बड़ा है। गामा रे से शुरू होता है, गामा रे, एक्स रे नाम सुना है, अल्ट्रावायलेट, उसके बाद आता है विजिबल जो हमको दिखता है, फ्रॉम वायलेट टू रेड, उसके बाद आता है इंफ्रारेड, उसके बाद आता है माइक्रोवेव, उसके बाद आता है रेडियो वेव। हमारे मोबाइल से जो रेडिएशन निकलता है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलता है, वो रेडियो वेव होता है। तो हमारे मोबाइल में भी एक एलसी सर्किट होता है। पहले पिछले साल तक ये सिलेबस में था, अभी हट गया है। उसमें होता क्या है कि आप कैपेसिटर को चार्ज करके एक इंडक्टर के साथ कनेक्ट करके छोड़ दीजिए, तो चार्ज कभी इधर से इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा। ये ऑसिलेट नहीं कर रहा है। इसी ऑसिलेशन की वजह से और इसी पे हम लोग एंटीना निकाल देते हैं। अब मोबाइल में वो एंटीना दिखता नहीं है, एंटीना का बैंड होता है। अब पहले के मोबाइल में एंटीना भी दिखता था, पहले वो जो मोबाइल आता था, पहले तो होता भी था, वो पकड़ के हम लोग निकाल। रेडियो में नहीं होता है। हाँ, तो जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनेगा वो इस एंटीना के जरिए बाहर जाएगा। अरे बोलो यार, मोबाइल में से रेडिएशन निकलता है ना, तो उसके लिए भी ऑसिलेटिंग चार्ज ही रेस्पॉन्सिबल होता है। तो बताइए, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है? एक्सेलरेटेड। और एक्सेलरेट कराने का सबसे अच्छा तरीका है आप उसको ऑसिलेट करा दीजिए। चार्ज रेडिएट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब सवाल है कि अगर ये एक वेव है तो इसकी कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, इसका कुछ वेवलेंथ होगा। तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? फ्रीक्वेंसी उतनी ही होगी जितनी ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी है। अगर आप 1 सेकेंड में 50 बार उस चार्ज को ऑसिलेट कराते हैं तो इसमें से जो वेव निकलेगा उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 50 हर्ट्ज होगी। सही है, ये बात है। फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटेड चार्ज। सही, ठीक है। बोलता है सीबीएसई 1 नंबर इसी साल, क्या? एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज प्रोड्यूस्ड बाय, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पैदा होगा, कौन पैदा करेगा? सी पैदा करेगा। सी में जो आंसर है वो पैदा करे। मूविंग विथ क्या? एक्सेलरेशन। एक ऐसा चार्ज जो एक्सेलरेशन के साथ मूव करता। हाँ, तो ये सब आसान चीज, आपको नहीं लग रही सब आसान चीज है? अब सब आसान होता जाएगा। मॉडर्न फिजिक्स, पूरे फिजिक्स का सबसे, जो कि हम सबसे माने ऑप्टिक्स को तो आप संभालिएगा कि वो आपको कैसा लगा। ऑप्टिक्स अगर ढंग से पढ़ लीजिएगा तो उससे आसान दुनिया में कुछ नहीं है। लेकिन अगर ढंग से नहीं पढ़िएगा ना तो बहुत टफ भी हो जाता है कभी कभी। लेकिन उसके बाद जो मॉडर्न फिजिक्स आएगा ना, 3-4 को जो चैप्टर है, वो पूरे 11th-12th के फिजिक्स का सबसे आसान सेक्शन होता है। सबसे हार्ड पता है क्या होता है? जहां से 11th में हमने शुरुआत किया था, काइनेमेटिक्स हो गया, चाहे वो सब मैकेनिक्स हो गया। 12th का फिजिक्स आसान होता है। हाँ चलिए ठीक है, तो ये बात रहा। क्या कहता है ये? हाउ आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेलरेटिंग ऑसिलेटिंग चार्ज। ऑसिलेटिंग चार्ज से कैसे पैदा होता है? तो बता दीजिएगा कि ऑसिलेटिंग चार्ज के पास एक्सेलरेशन होता है। बातों का ही बस क्या है, खेल है ये। बाकी तो खुदे बता दिया कि ऑसिलेटिंग चार्ज पैदा करता है, तो उसी के बाद को घुमा के उसी को बता देना है।
बता दीजिएगा। ऑसिलेटिंग चार्ज के पास एक्सेलरेशन होता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की थियरी कहती है कि जब भी चार्ज के पास एक्सेलरेशन आएगा तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करेगा। इसीलिए ऑसिलेटिंग चार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस कर। व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी? अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास एनर्जी, लाइट के पास एनर्जी नहीं है। तुम धूप में जाते हो तो जल नहीं जाते हो, माने जल नहीं जाते हो, गर्मी लगता है ना। तो आखिर लाइट के पास एनर्जी है कि नहीं? बोलिए। लाइट की एनर्जी का सोर्स क्या है? कहां से आता है लाइट के पास एनर्जी? तो सुनिएगा, आप उसको बताइएगा कि जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर्ड रहता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर्ड रहता है मैग्नेटिक एनर्जी। है तो एनर्जी ही ना। अरे बोलो ना। वही एनर्जी जब आपके शरीर से टकराता है तो हीट एनर्जी बन जाता है। अरे बोलो। हाँ, तो व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इन इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज स्टोर्ड, एंड इन मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक एनर्जी इज स्टोर्ड। सही है? तब क्या है पूछेगा? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ठीक है, थैंक यू।